गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विनोद श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग साइंस पर बात कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बताया था। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें साइंस के अंतर्गत ब्रह्मांड के बारे में क्यों बताया जा रहा है। तो ऐसे में एक ब्रॉड ऑस्पेक्ट रखने की आवश्यकता है, एक बृहद दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है, और वो इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड ही वो निकाय है जिसके बनने के बाद प्रकृति में कोई भी चीज़ बन पाई। क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माण के बाद ही पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी के निर्माण के बाद ही पृथ्वी पर जीवन आया, और जीवन आया तभी हम और आप आज मौजूद हैं। ऐसे में अगर हम आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका के बारे में बताएं तो हमें ये बताना आपके लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि हम आपको ये ज़रूर बताएं कि ये ब्रह्मांड आखिरकार कैसे आया। तो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको ब्रह्मांड के संबंध में कुछ मूलभूत जानकारियों से अवगत कराया, कुछ ऐसी शब्दावलियों से जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकांश वनडे एग्जाम्स में एक दिवसीय परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। ऐसे में अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे विज्ञान पर ही, लेकिन धीरे धीरे ये समझ लेना ज़रूरी है कि विज्ञान को वर्गीकृत कैसे किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जब ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, जब मनुष्य ने ये जानना और सीखना शुरू किया कि उसके परिवेश में उसके चारों ओर क्या मौजूद है, तो उसने पदार्थ की संज्ञा दी, उसने उसे पदार्थ की संज्ञा दी और उसी में मौजूद हैं जीव। तो दोस्तों, प्रकृति में दो चीजें मौजूद थी स्टार्टिंग में, एक था पदार्थ और दूसरी चीज थी जीव। अगर पदार्थ को वर्गीकृत किया जाए और जीव को वर्गीकृत किया जाए तो पहला सवाल आपका बनता है कि इन दोनों के वर्गीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस संबंध में हम एक यूनानी दार्शनिक की बात करते हैं जिनका नाम अरस्तु है, और इन्हें अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अरस्तु या एरिस्टोटल ये दोनों ही नाम एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। इन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण के लिए दो कारकों को जिम्मेदार माना। पहली चीज थी पदार्थ और दूसरी चीज है आपका जीव। लेकिन जब इसका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि पदार्थ में दो तरह के गुण होते हैं। पहला गुण इनके भौतिक गुण होते हैं और दूसरा होता है इनका रासायनिक गुण। ये दो गुण आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि जीवों को जब क्लासिफाई किया गया दोस्तों, जब जीवों को वर्गीकृत किया गया तो जीव भी आपको दो तरह के दिखे। पहले दिखे आपको जंतु और दूसरे आपको मिलेंगे यहां पर वनस्पति। और यहीं से इन सभी को अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा, वही दार्शनिक जिसे हमारे देश में यानी भारत में ऋषि मुनियों की परंपरा के अंतर्गत जाना जाता है, उन्हें ऋषि मुनि कहा जाता था, जिनमें आप आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, इन सब विद्वानों का नाम सुनते हैं। तो ये लोग ऋषि मुनि ही थे, लेकिन अगर आप इन्हें आज के संदर्भ में बोलें तो इन्हें आप साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो यानी यहां पर पदार्थ को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा गया और जीवों को जंतु तथा वनस्पतियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। यहां पर भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए जिस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है दोस्तों, उसमें नाम आता है न्यूटन का। अगर आप इनका पूरा नाम देखें तो इन्हें कहा गया था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो भौतिक विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। जबकि अगर हम रसायन विज्ञान की यहां पर बात करें दोस्तों, तो रसायन विज्ञान के लिए जिस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है उनका नाम था लेवोसिए। इनका भी पूरा नाम अगर आपसे पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं एंटोनी लेवोसिए। ये हैं जिन्हें आप रसायन विज्ञान के पिता के तौर पर जानते हैं। लेकिन यहां पर फादर ऑफ फिजिक्स के रूप में जाने जाने वाले अगर आप आइजैक न्यूटन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आइजैक न्यूटन जो थे उनको जो है हम लोग प्राचीन भौतिकी का पिता कहते हैं। प्राचीन भौतिकी का आशय आपका क्लासिकल फिजिक्स से है दोस्तों।
लेकिन क्लासिकल फिजिक्स को बाद में अपग्रेड कर दिया गया। क्लासिकल फिजिक्स को बाद में जब आधुनिक भौतिकी में बदला गया तो आधुनिक भौतिकी के पिता के रूप में नाम अलग व्यक्ति का आता है, और वो व्यक्ति हैं साइंस की दिशा बदल देने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये लगातार आप ध्यान रखें कि ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे पूछता है कि विज्ञान को उसके गुणों और कारकों के आधार पर किसमें बांटा गया, तो आप कह सकते हैं पदार्थ और जीव में बांटा गया। विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अरस्तु या अरिस्टोटल को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम आइजैक न्यूटन को कहते हैं, जबकि आइजैक न्यूटन को हम क्लासिकल फिजिक्स यानी प्रारंभिक भौतिकी के जनक के तौर पर देखते हैं। जब इसको आधुनिक भौतिकी में तब्दील किया गया, बदला गया, तो आधुनिक भौतिकी के पिता कहलाए अल्बर्ट आइंस्टीन। रसायन विज्ञान के लिए हम एंटोनी लेवोसियो को जानते हैं, लेकिन जब आप यहां जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो जंतु विज्ञान का सारा श्रेय अरस्तु को ही जाता है, क्योंकि अरस्तु ने स्वयं को जंतु विज्ञान तक सीमित रखा, यानी जंतु विज्ञान के अध्ययन तक उसको सीमित कर दिया। तो अरस्तु को हम यहां पर कह सकते हैं दोस्तों फादर ऑफ जूलॉजी। ध्यान रखिएगा, इन्हें आप फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। वनस्पति विज्ञान के लिए हम लोग नाम लेंगे यहां पर जिस महान वैज्ञानिक का, उन्हें कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। पर यहां पर भी एक सवाल और आपका बनेगा, थियोफ्रेस्टस जिन्हें हम वनस्पति विज्ञान के पिता के तौर पर जानते हैं, इन्होंने वनस्पति विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन तो किया, लेकिन वनस्पति जगत को वर्गीकृत करने का काम इन्होंने नहीं किया। वनस्पति जगत को वर्गीकृत करने का काम जिस व्यक्ति ने किया दोस्तों, उनका नाम है एकलर। एकलर को जो है हम लोग वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरणकर्ता के रूप में जानते हैं, जबकि थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। तो आप देखिए यहां पर हमने आपको केवल जीव विज्ञान का प्रारंभिक, साइंस का प्रारंभिक एक खाका तैयार करके दिया है, और इसमें आपके 7 के करीब सवाल हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हों, टेट, सी टेट, यूपीपीएसआई वगैरह में, या फिर कभी कभार पीसीएस जैसी परीक्षाओं में भी यहाँ से मूलभूत सवाल पूछ लेता है। जैसे वो पूछता है कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को हम आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं। पर यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि हम अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक क्यों कहते हैं, और प्राचीन भौतिकी या प्रारंभिक भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के बीच अंतर क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर मूल अंतर है एक ऐसा सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसके अंतर्गत E = mc², जो आइंस्टीन का प्रसिद्ध वह सूत्र है जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि ऊर्जा जो E को प्रमोट करता है और m यानी द्रव्यमान, ये परस्पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी द्रव्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, और यही वो क्रिया है जिसके कारण ब्रह्मांड अपने शुरुआती चरण में निर्मित हुआ। जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ दोस्तों, तो अपने प्रारंभिक कक्षा में, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है कि जब ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड में सिर्फ 2 तरह की चीजें थीं, एक तो मूल कण थे और एक थे मूल बल। तो ये जो मूल कण और मूल बल आपने देखे हैं, इन मूल कणों को और मूल बलों को हम द्रव्य का हिस्सा मान सकते हैं। लेकिन ये द्रव्य बना कैसे, तो आपका सीधा जवाब होगा ऊर्जा से, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ, जब महाविस्फोट हुआ, तो ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का ही रूप मौजूद था। और पूछता है कि वो ऊर्जा किस रूप में उपस्थित थी, तो आपका आंसर होगा दोस्तों प्लाज्मा के रूप में उपस्थित थी, यानी प्लाज्मा पदार्थ का वह रूप है जिस रूप में ब्रह्मांड सबसे पहले मौजूद था। तो यहां पर आप प्लाज्मा से रिलेटेड एक और अच्छा सवाल देखिए, पूछता है दोस्तों कि हमारा सूरज जो है, या कोई भी सूरज जो तारा होता है, तारा स्वयं क्यों चमकता है, तारे में अपना खुद का प्रकाश क्यों होता है। आपके सामने ये सवाल अगर आता है तो आपके पास बहुत सिंपल सा आंसर है दोस्तों, क्योंकि पदार्थ जो होता है, तारों का जो द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान प्लाज्मा के रूप में होता है, और प्लाज्मा में स्वयं का प्रकाश होता है, उसके अणुओं में स्वयं की स्फुरदीप्ति होती है, स्वयं की चमक होती है, उसे फ्लोरोसेंट इफेक्ट कहते हैं, और इसी के कारण तारे
प्रकाश देते हैं, जबकि ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंड आदि में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आपके सामने एक मोटा खाका हमने खींचा है। मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूँ कि प्रारंभ में विज्ञान का जनक किसे कहा गया, क्योंकि दर्शन शास्त्र से विज्ञान को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? अरस्तु थे। तो ये आपका बन गया दोस्तों पहला सवाल। दूसरा सवाल, विज्ञान को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो पदार्थ और जीवों में वर्गीकृत किया गया। तीसरा, पदार्थ को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? चौथा सवाल, तो आइजैक न्यूटन को हम भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। पांचवा सवाल कि आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है? तो आधुनिक भौतिकी का जनक कहलाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध आविष्कार क्या है? तो आपका सब जवाब होगा सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यानी E = mc²। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये 7वां सवाल बन जाता है आपका। रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए किसको श्रेय दिया जाएगा? तो दोस्तों 8वां प्रश्न आपका एंटोनी लेवोसिए को दिया जाएगा। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो विज्ञान के जनक अरस्तु को ही हम जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। ये आपका 9वां सवाल बन गया। 10वां प्रश्न, वनस्पति जगत का वर्गीकरण करने का श्रेय किसे गया? तो एक्लर को गया दोस्तों। लेकिन वनस्पति जगत का पिता यानी फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और लास्ट में, जब ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान किस रूप में मौजूद था? तो आपका जवाब होगा ये द्रव्यमान मौजूद था प्लाज्मा के रूप में। यानी आप देखिए कि हमने यहां पर आपको सिर्फ विज्ञान का जन्म कैसे हुआ है इसका परिचय दिया और यहां पर आपको 12 के करीब प्रश्न मिल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब दोस्तों पदार्थ में या ब्रह्मांड में पदार्थ की उत्पत्ति हुई, पदार्थ का निर्माण हुआ, तो पदार्थ के बनने के बाद ही निर्माण हुआ मूल कणों का, जिसके बारे में मैं कल आपको बता चुका हूं। अपने पिछले वीडियो में मैं आपको इस बारे में जानकारी दे चुका हूं। और जब आपका पदार्थ बना, मूल कण बने, तो उन्हीं मूल कणों के माध्यम से निर्माण हुआ किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने परमाणु। परमाणुओं से क्या बना? परमाणु से बने अणु। अणु से ही बना आपका द्रव्य। और इन्हीं अणुओं के रूप होते हैं आपके जो जिनसे हमारा शरीर बना है, यानी कि कोशिका। ठीक है, ये कोशिका जो होती है दोस्तों, कोशिका में भी पाया जाता है आपका केंद्रक। केंद्रक में पाया जाता है आपका केंद्रिका। केंद्रक को हम लोग यहां पर कहते हैं न्यूक्लियस। और केंद्रिका के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो शब्द है दोस्तों न्यूक्लियोलस। केंद्रिका के भीतर मौजूद होता है आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। टेट और सी टेट वाले लोगों ने गुणसूत्र शब्द को कई बार पढ़ा और सुना होगा, जिनके लिए वहां पर आपको एक और शब्द मिल जाता है जिसे आप पित्रैक कहते हैं। ठीक है, ये शब्द आपने वहां पर जीव विज्ञान में देखा होगा। तो गुणसूत्रों में मौजूद होता है आपका डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए में उपस्थित होते हैं आपके जीन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रारंभिक संरचना है हमारे जीव विज्ञान की कि जीव विज्ञान कहां से आया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब हमारा इसके बाद जो अगला प्रश्न बनेगा, देखिए वो प्रश्न अब सीधे सीधे हमारे टॉपिक से बनते हैं, क्योंकि इसमें हमें और आपको पढ़ने के लिए अगर हम क्रमवार अध्ययन करें तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर दिखेगी कोशिका। कोशिका के बारे में एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, जो लैटिन भाषा में लिखा गया है, ओमनिस सेल्युला सेल्युलाई। यानी इसका अर्थ हुआ लैटिन भाषा के इस वाक्य का, कोशिका से ही कोशिका का जन्म होता है, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। आप स्वयं देखें, प्रकृति में मौजूद कोई भी जीव हो, वो जीव क्या करता है दोस्तों कि अपने ही समान दूसरे जीव का निर्माण करता है। हम मनुष्य जब निषेचन प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप
एक नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी जब माता और पिता के जनद कोशिकाएं यानी शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है परस्पर, तो उससे एक नई कोशिका बनती है, एक डॉटर सेल का निर्माण होता है और वही नई कोशिका संतान के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया हम कोशिका के माध्यम से ही समझते हैं। और कोशिका के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया जाता है वो है जीवन की मूलभूत, ध्यान रखिएगा, मूलभूत 2 तरह की इकाई में इसे बांटा गया है। कौन कौन सी इकाई है? तो पहला नाम आपको दे रहा है यहां पर कार्यात्मक इकाई और दूसरा नाम देगा आपको संरचनात्मक इकाई। ये 2 शब्द आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों शब्दों का पूरा ध्यान रखिए कि कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की मुख्य कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक का मतलब हुआ दोस्तों, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल यूनिट, और संरचनात्मक का मतलब हुआ स्ट्रक्चरल यूनिट। अब इसको दोनों शब्दों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। कार्यात्मक का मतलब क्या है? तो दोस्तों कोशिका जो है हमारे शरीर में वो बहुत सारे काम करती है। मानव शरीर की अगर बात की जाए तो ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हमारा शरीर करीब 30 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी मानव शरीर का निर्माण 30 खरब कोशिकाओं से मिलकर होता है। ऐसे में उसमें से हर एक कोशिका एक अलग स्तंभ का काम करती है। इस बारे में सबसे पहले सन 1665 की बात हम करेंगे। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही कोशिका की खोज की। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सवाल बन गया दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने और कब की? तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की और ये काम उन्होंने सन 1665 में किया। इसके बाद कई लोगों के नाम आते हैं, जिनमें पहला नाम आपको यहां पर दिखेगा रूडोल्फ विर्चोव का, और दूसरा नाम आपको मिलेगा श्लाइडेन और शॉन का। ये दोनों ही लोग दोस्तों, ये दोनों जो जोड़ी आपको दिख रही है रूडोल्फ विर्चोव की और स्लाइडेन और शॉन की, ये लोग जाने जाते हैं जिस चीज के लिए, हम उसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत। फिर आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी क्या होती है? अगर आपके मन में यह प्रश्न आया तो अभी आप ध्यान रखें, मैंने यहीं पर आपको बता दिया ओमनिस सेलुला सेलुलाई, यानी कि एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका का जन्म होता है। तो यह कहलाता है दोस्तों कोशिका सिद्धांत, जिसके लिए हम रूडोल्फ विर्चोव और स्लाइडेन तथा शॉन जैसे वैज्ञानिकों का नाम लेते हैं, जिन्होंने सबसे पहले 1939-40 के दशक में, ध्यान रखिएगा 1939-40 के दशक में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहां पर आप कार्यात्मक का मतलब कोशिका में ऐसे तमाम कोशिकांग होते हैं जिनकी मदद से हमारा शरीर ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये हमारी संरचनात्मक इकाई है, तो आप देखें मैंने अभी आपको बताया, अगर आप मानव शरीर की संरचना के बारे में जानते होंगे तो आप जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले ऊपर होता है हमारा शरीर। हमारा शरीर जो है दोस्तों वो अंगों से मिलकर के बना है। अंग किससे मिलकर के बनते हैं? तो अंग बनते हैं दोस्तों मांसपेशियों से और हड्डियों से, यानी अस्थि से। इनसे हमारा शरीर बना है। मांसपेशियां और हड्डियां किससे बनी है दोस्तों? तो मांसपेशियां और हड्डियां बनी हैं ऊतकों से। ऊतक किससे बनते हैं? तो आप फिर वही जवाब पाएंगे, ऊतक बनते हैं कोशिकाओं से। तो ये आप देख रहे हैं कि कोशिका वो यूनिट हो गई, वो संरचनात्मक इकाई हो गई जो हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो आप इन दोनों शब्दों का मतलब समझ गए होंगे कि कार्यात्मक और संरचनात्मक, इन दो शब्दों का मतलब क्या है। अगर कहता है कि कोशिका एक कार्यात्मक इकाई है तो आप जवाब दे सकते हैं कि कोशिका इसलिए कार्यात्मक इकाई है क्योंकि कोशिका हमारे शरीर के संचालन के लिए आवश्यक सभी प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं का संपादन करती है। और अगर
आपके सामने शब्द आता है संरचनात्मक। वो इसलिए क्योंकि कोशिकाओं का संगठन ही ऊतक बनाता है और ऊतकों से ही मांसपेशियां और हड्डियां बनती हैं। मांसपेशियों और हड्डियों से हमारे अंग बनते हैं और अंगों का संगठन ही हमारा शरीर होता है। तो यहां पर भी आपको कई सवाल मिल गए, जैसे इसमें हर एक पॉइंट आप चाहें तो एक क्वेश्चन हो सकता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होगा ऊतक कहते हैं। ऊतकों का संगठन, ऊतक होते क्या है? तो एक ही तरह का काम करने वाले इकाई या कारकों का समूह कहलाता है ऊतक। ये आपका 14वां सवाल हो जाता है। उसके अलावा अंगों का संगठन क्या कहलाता है? तो आपका जवाब होगा शरीर कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसको श्रेय दिया जाता है? तो स्लाइडेन और शॉन और रोडोल्फ विर्चो को श्रेय दिया जाता है। ये 16वां सवाल हो गया। कोशिका की खोज कब की गई? 17वां प्रश्न आपका 1665 में की गई। और किसने किया? ये आपका 18वां सवाल हो गया, रॉबर्ट हुक ने किया। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत क्या है? 19वां सवाल। तो कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, ये बन गया आपका कोशिका सिद्धांत, जिसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है दोस्तों? ओमनिस सेलुला सेलुलाई। और ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का वाक्य है ये छोटा सा? तो ये लैटिन भाषा का वाक्य है। और लास्ट सवाल आपका 20वां प्रश्न यहां बना दिखाई दे रहा है आपको कि कोशिका की मूलभूत या शरीर की मूलभूत कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आपका जवाब है कोशिका है। ठीक है दोस्तों, पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने आप को लगातार एग्जामिन करना, अपना स्वयं आपने क्या पढ़ा इसका परीक्षण करना ये बहुत जरूरी है, ताकि आप ये समझ पाएं कि जितना आप अपना टाइम इनपुट कर रहे हैं क्या आपको उतना ही बौद्धिक आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये हम जान सकते हैं कि अपने द्वारा पढ़ी गई चीज़ों में हमें कितने प्रश्न मिल रहे हैं, हम कितना सवाल वहाँ से निकाल पा रहे हैं। इससे देखिए, हमने अभी सिर्फ आपको परिचय दिया और हमें करीब 20 के लगभग सवाल यहाँ पर मिले हैं। अगर आप कोशिका चैप्टर को विस्तार से पढ़ें तो आपको कोशिका चैप्टर में दोस्तों कम से कम 100 के लगभग प्रश्न मिलेंगे। और आप देखेंगे कि अपनी आगामी कक्षाओं में और अपनी पहली कक्षा से लेकर जब तक मैं कोशिका को समाप्त करूंगा, आप 100 से भी ज़्यादा प्रश्नों से परिचित हो चुके होंगे, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कोशिका हमें इसलिए प्रारंभ में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और कोशिका लगभग जीव विज्ञान के सभी चैप्टर्स को, सभी भागों को प्रभावित करती है, उसके साथ पूरी तरह से उनका जुड़ाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कोशिका की बात करेंगे दोस्तों कि कोशिका क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोशिका हमारे शरीर की मुख्य संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये आप समझ गए हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक के अलावा अब प्रकृति में जो जीव मौजूद हैं, उन जीवों को इस आधार पर अगर बांटा जाए तो हम 4 नाम लिखेंगे। पहला नाम हमारे पास आएगा एक कोशिकीय और दूसरा नाम आएगा बहुकोशिकीय। ये पहला वर्गीकरण है हमारा। और दूसरा वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक और दूसरा नाम आपको मिलेगा यूकैरियोटिक। इनका नाम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इनका नाम आप जानते रहें, क्योंकि कई बार हिंदी के शब्द बहुत कठिन हो जाते हैं। ऐसे में अंग्रेजी के शब्दों और प्रश्नों को पढ़कर हम सवाल के सही अर्थों का आकलन कर सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, एक कोशिकी के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो शब्द है दोस्तों यूनिसेल्यूलर, जबकि बहुकोशिकी के लिए जो शब्द हम यहां पर देखेंगे वो शब्द है मल्टी सेल्यूलर। और जैसा कि यहां प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक को कहा जाता है प्रावस्था कोशिका और यूकैरियोटिक के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो शब्द है आपका कायिक कोशिका। ठीक है, ये नाम आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए, प्रकृति में ऐसे कई जीव हैं, जैसे मैं यहां पर एक संरचना बना रहा हूं सामान्य सा, ये संरचना आप देखें, ये एक संरचना है आपकी ऐसे जीव की जिसे हम अमर जीव की संज्ञा देते हैं। इसे हम अमर जीव क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये है दोस्तों अमीबा। आपने नाम भी सुना होगा इसका, अमीबा का, कि अमीबा एक अमर जीव है। क्यों? क्योंकि इसका जो केंद्रक है मौजूद दोस्तों, इसके केंद्रक के चारों ओर उसका जीव द्रव्य मौजूद होता है, यानी इसमें जो बिखरा हुआ है इसके अंदर में, यह है इसका जीव द्रव्य। ठीक है, और इसमें केंद्रक अगर दो हिस्सों में विभाजित हो गया तो दो नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनके एक कोशिका से दो अलग अलग कोशिकाओं में बनने की क्रिया को ही हम कहते हैं कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? इसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के द्वारा ही एक कोशिका दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है दोस्तों, क्योंकि वह एकमात्र कोशिका होती है और वह कोशिकाओं का संगठन, कोशिकाओं का समूह नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी चीज पर आते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर। तो ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हीं को हम एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर कहते हैं। लेकिन अगर कोई जीव है जो ढेर सारी कोशिकाओं का संगठन है, ढेर सारी कोशिकाओं का समूह है, तो ऐसे जीव कहलाएंगे बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय का सबसे अच्छा उदाहरण हम स्वयं हैं, यानी कि हम मानव, जो मनुष्य है दोस्तों, ये बहुकोशिकीय जीव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जीव जो 30 खरब कोशिकाओं से बने हुए हैं उन्हीं को हम नाम दे रहे हैं मनुष्य। एक और बात देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होता है दोस्तों? तो ऐसी कोशिका जिसके भीतर कोई भी कोशिकांग मौजूद नहीं होता। जैसे जब बच्चा मां के गर्भ में विकसित होने लगता है तो अपने शुरुआती चरण में वो सिर्फ एक छोटी सी कोशिका, एक अंडे के रूप में होता है। उसमें हाथ, पैर, लीवर, किडनी, फेफड़ा ये सब मौजूद नहीं होता। इसका सीधा मतलब हुआ कि उसके अंदर कोशिकांग विकसित नहीं है। तो जिस जीव में या जिस प्रकार की कोशिका में क्या मौजूद नहीं होते? कोशिकांग विकसित नहीं होते। इसके अलावा उनमें केंद्रक भी उपस्थित नहीं होता। ऐसे जीवों को हम कहते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, और ऐसे जीव या वही कोशिका जब विकसित हो जाती है तो आप देखते हैं कि उस कोशिका में ढेर सारे अंग निकल आए, यानी हम मनुष्य के रूप में उस कोशिका को विकसित होते हुए देखते हैं, एक बच्चे के रूप में, जिसके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान वगैरह होते हैं। तो ऐसे में वो कोशिका कहलाएगी यूकैरियोटिक। यानी जब इस कोशिका में केंद्रक विकसित हो जाए और ढेर सारे कोशिकांग बन जाएं तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा यूकैरियोटिक। तो हमने आपको आज आपके कोशिका शब्द से परिचित करा दिया है। अपनी अगली कक्षा में हम कोशिका की संरचना और उसके अंतर्गत पूछे जाने वाले सवालों से आपको वाकिफ कराएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एग्जामिन करें, उसे देखें। आपकी सभी अनापत्तियों का, सभी समस्याओं का स्वागत है, ताकि आप अपनी समस्याएं हमें बताएं, हम उसका समाधान कर पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।